नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को रूस के तेल निर्यात पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इससे गुजरात के वडनेर में नायरा एनर्जी की रिफाइनरी भारत में पहली बार पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे में आ गई। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस के युद्ध प्रयासों के लिए धन की आपूर्ति को रोकना है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलाश ने कहा कि पहली बार हम एक फ्लैग रजिस्ट्री और भारत में रोसनेफ्ट की सबसे बड़ी रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। देखा जाए तो नायरा एनर्जी पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध कंपनी के लिए तो झटका साबित होंगे ही, साथ ही रूसी तेल से बने ईंधन पर प्रतिबंध रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए भी चुनौती बनेंगे, क्योंकि दोनों कंपनियों पर यूरोपीय संघ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत ने ईयू के प्रतिबंधों पर कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध उपायों को स्वीकार नहीं करता। हम एक जिम्मेदार देश हैं और अपनी कानूनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा को भारत के नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और ऊर्जा व्यापार में दोहरे मापदंडों की आलोचना की। भारत ने इस प्रकार के प्रतिबंधों पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। भारत का तर्क है कि जब यूरोप स्वयं वर्षों तक रूस से सस्ती गैस और तेल लेता रहा, तब विकासशील देशों पर इस तरह का दबाव न्यायसंगत नहीं है। भारत पहले भी कह चुका है कि वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए विकल्पों की आजादी बनाए रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बीती मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान ये बात कही। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि वो किस पक्ष के विमानों की बात कर रहे थे। इस दौरान ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने ट्रेड का इस्तेमाल करके दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराया था। भारत और पाकिस्तान के बीच मई की शुरुआत में हुए संघर्ष के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, दरअसल विमानों को हवा में ही मार गिराया जा रहा था। 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि असल में 5 जेट मार गिराए गए थे। उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। ट्रंप के 5 जेट्स गिराए गए दावे पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद में साफ और सीधा जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 70 दिनों में ट्रंप 24 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत पाक युद्ध को रोका है। अब मोदी जी को खुद देश को बताना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि ट्रंप ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 जेट गिराए गए। इसके साथ ही 24वीं बार कहा कि मैंने व्यापार की धमकी देकर भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। ट्रंप लगातार ये बात दोहरा रहे हैं और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। नरेंद्र मोदी ने व्यापार के लिए देश के सम्मान से समझौता क्यों किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की चेतावनी को दोहराया है। ट्रंप ने कहा कि जब मैंने ब्रिक्स के 6 देशों के बारे में सुना तो मैंने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अगर ये इस मामले में आगे बढ़ते हैं तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। ट्रंप ने समूह के देशों का नाम लिए बिना कहा, जब मैंने इस ब्रिक्स समूह के बारे में सुना तो मैंने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया और अगर ये कभी सार्थक तरीके से बने भी तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम किसी को भी हमारे साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा ये छोटा ग्रुप तेजी से खत्म हो रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान चला रहा है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि उसे SIR के तहत 90% से अधिक वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म मिल गए हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि 36 लाख वोटर्स अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक 7.11 करोड़ फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। 36.86 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। करीब 7,000 मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है जिसे लेकर हर तरफ चर्चा है और शुरुआत होती है इसी लाइन से, ये अंदर की बात है। यही कहा उद्धव ठाकरे ने जब उनसे देवेंद्र फडणवीस के बयान पर सवाल पूछा गया। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी।
उन्होंने कहा कि उद्धव जी, सरकार में कोई बदलाव 2029 तक तो नहीं होगा, आप चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। इस बयान को सुनते ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि क्या शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और भाजपा के बीच फिर से कोई समीकरण बन रहा है। हालांकि फडणवीस ने इस बात को मजाक बताया, लेकिन असली मसला यहीं से शुरू होता है। फडणवीस और उद्धव ठाकरे की गुरुवार को एक बैठक हुई। ये मुलाकात विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के चैम्बर में हुई। इस दौरान आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। बैठक लगभग आधे घंटे चली। शिवसेना यूबीटी की ओर से कहा गया कि ये मुलाकात मराठी भाषा के मुद्दे पर चर्चा के लिए थी, लेकिन इसी मुलाकात के बाद फडणवीस का बयान और फिर उद्धव ठाकरे की टिप्पणी ने संदेह को और बढ़ा दिया। जब पत्रकारों ने उद्धव ठाकरे से फडणवीस के ऑफर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं अभी प्रिंट मीडिया से बात कर रहा था और चड्डी बनियान गैंग के बारे में बता रहा था। चड्डी बनियान वालों का एक विज्ञापन भी है, ये अंदर की बात है। ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। इस पर अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ के सारे जंगल अडानी जी को समर्पित कर दिए हैं। पेशा कानून और एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए जंगलों को तबाह किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विधानसभा में ये मुद्दा उठाने वाले थे। उन्हें रोकने के लिए सुबह सुबह ईडी ने उनके घर पर छापा मारा और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों में देश अच्छी तरह समझ चुका है कि ये जनता की आवाज को कुचलने और विपक्ष को दबाने के तरीके हैं, लेकिन ऐसे हथकंडों से सच को दबाना और विपक्ष को डराना नामुमकिन है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बघेल जी के साथ मजबूती से खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के दौरे पर केरल जाने वाले हैं। आरएसएस चीफ का ये दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। इस दौरे में संघ प्रमुख शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कई दिग्गजों से मुलाकात करने वाले हैं। आरएसएस चीफ जिस कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं उसमें विश्वविद्यालयों के कुलपति, केंद्रीय संस्थानों के निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष टीजी सीताराम, यूजीसी के उपाध्यक्ष और एनएएसी के निदेशक साथ साथ सरकारी प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को मजबूत करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए 25 से 28 जुलाई तक केरल के कलाडी में 4 दिवसीय शिक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाना है। इसका आयोजन आरएसएस से जुड़ा संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास कर रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की इस ज्ञान सभा में भारत भर के लगभग 300 चुनिंदा शिक्षाविदों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी और आध्यात्मिक संगठन भी शामिल होंगे। 5 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े 70 लोगों के खिलाफ दर्ज 16 एफआईआर और उनके आधार पर की गई कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। यह एफआईआर मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान लगाए गए कोरोना लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सभी मामलों को खारिज करते हुए कहा कि इन लोगों पर जो भी आरोप लगाए गए उनमें पहली नजर में कोई अपराध बनता ही नहीं था। उन्होंने साफ कहा कि मस्जिदों में रुके रहना किसी कानून का उल्लंघन नहीं था और इसे आपराधिक व्यवहार नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कार्यक्रम की तैयारी पहले से थी और नियम बाद में बदले गए तो इन लोगों को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले को न्याय की जीत और कोरोना काल में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई कार्रवाई पर एक अहम टिप्पणी माना जा रहा है। बता दें, दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि तबलीगी जमात के कुछ मेंबर लॉकडाउन और आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे और वो मरकज में रुके हुए थे। इसी आधार पर 70 लोगों के खिलाफ अलग अलग 16 एफआईआर दर्ज की गई थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई। राज्य में सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शुरू किए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया है। ये आंदोलन राज्य सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ है। लैंड पूलिंग का मतलब है कि किसानों से उनकी जमीन स्वैच्छिक रूप से ली जाएगी और उसे विकास के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन किसान इसे जबरदस्ती मान रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे खेती और पर्यावरण दोनों को नुकसान होगा। इस नीति के तहत करीब 65,500 एकड़ जमीन ली जानी है। अब इस मुद्दे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2020 में जब केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे तब किसान संगठनों और बीजेपी के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था और 1 साल लंबा किसान आंदोलन चला था, लेकिन अब
5 साल बाद बीजेपी और संयुक्त किसान मोर्चा ने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का फैसला किया है। वहीं अब 30 जुलाई को पूरे पंजाब के गांवों में किसान एक साथ ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और इसी से आंदोलन की शुरुआत होगी। बीजेपी के नेता सुभाष शर्मा और केवल सिंह ढिल्लों ने एसकेएम को अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने का वादा किया। इस तरह इस मुद्दे पर अब पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जहां किसान, विपक्ष और बीजेपी तीनों एक मंच पर हैं और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।